हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था आपके साथ जिसका नाम था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। तो आज की क्लास में हम कुछ और आगे प्रैक्टिस करके उस कंसेप्ट को पक्का करेंगे। और मुझे याद है कि मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन घर से होमवर्क करने के लिए भी दी थी। तो आज की क्लास हम लोग उसी इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे बताएंगे, क्या सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं? ठीक है सर। तो आइए और मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट्स नोट करेंगे। पहले तो चैप्टर का नाम याद करेंगे। सर चैप्टर चल रहा है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कंसेप्ट हम इसका ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखाने की कोशिश करता हूं। हाँ जी बच्चों, मेरे साथ साथ सभी बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ेंगे। और इलस्ट्रेशन नंबर 6 में लिखा है, शिल्पा लिमिटेड हैज फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेज एज एट 31 मार्च। लिखा है इशूड एंड फुल्ली पेड अप 50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 ईच फुल्ली पेड। थोड़ा सा मुझे ब्लर लग रहा है, मैं एक बार इसको फोकस करना चाहता हूं। ठीक है, वही रिजल्ट है, चलिए कोई बात नहीं। हमारे पास प्रेफरेंस कैपिटल है 10 लाख, और हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ है, हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, और हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है। ये दोनों के दोनों हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं, याद रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन के नीचे पढ़ेंगे, द कंपनी एक्सरसाइजेज इट्स ऑप्शन टू रिडीम ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 1st of April. टू फाइनेंस द रिडेम्पशन ऑल इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड रियलाइजिंग 5,60,000। तो क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टमेंट्स को सेल करना है, यानी इस इन्वेस्टमेंट की सेल कर देनी है। 5,60,000 इसका मतलब लॉस में सेल हो रहा है। A fresh issue of 10,000 ordinary shares of 20 was made at 24 per share payable in full. ठीक है जी, 10,000 शेयर्स इशू करने हैं, 20 रुपीस का शेयर है और 24 रुपीस पर हमने इसे इशू करना है। These were duly subscribed for and full amount was received on that date, and directors wish that only minimum reduction be made in revenue reserve. You are required to draft journal entries. ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो बातें हमें गिवन है अदर देन रिडेम्पशन, पहले उन सब की एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है? पॉइंट नंबर 1, हमने इन्वेस्टमेंट सेल करनी है। नंबर 2, हमने फ्रेश इशू करना है, और उसके बाद जो हम रिडेम्पशन करेंगे उसके लिए लीगल कंडीशन सेक्शन 55 को भी हम लोग फॉलो करेंगे। आइए जी, सभी बच्चे मेरे से पहले ही शुरू हो जाएंगे। हाँ, इससे ना कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है कि वीडियो को रोका और बनाना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने पहले से ही बना रखा था, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे साथ साथ लिखेंगे, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 फ्रॉम द बुक जे.आर. मोंगा। हमारे एडिशन का पेज नंबर है 4.17। बड़ी ही बेसिक सी इलस्ट्रेशन है, लेकिन इस इलस्ट्रेशन के साथ मैं एक हेडिंग लिखना चाहता हूं जो कि आगे चल के हमारे काम आएगी, कि हम लोग अभी कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हेन अमाउंट ऑफ फ्रेश इश्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपको
क्वेश्चन के अंदर फ्रेश इशू बता रखा हो तो कैसे काम करते हैं, यही बात हमने लास्ट क्लास में भी सीखी थी और यही बात हम अब भी करने जा रहे हैं। ठीक है सर, आइए जी मेरे साथ साथ पहले तो जो आपको क्वेश्चन में बातें बताई गई हैं उसकी एंट्रीज बनाते जाएंगे। सर क्वेश्चन में कहा था इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दो, बताइए जी इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने की एंट्री बताइए। सर पूछा भी तो कितना आसान, बैंक अकाउंट डेबिट 5,60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस हो गया था 40,000 का, टू इन्वेस्टमेंट्स 6 लाख। नरेशन डालते रहना कि बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, हम उसमें टाइम नहीं लगाएंगे, हमारी वीडियो बैंडविड्थ का इशू आता है। नंबर 2, सर फ्रेश इशू कीजिए, मैंने कहा बताइए फ्रेश इशू की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और हमने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 24। नरेशन की जगह मैं ये लिख रहा हूं 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 24। अमाउंट आ गया 2,40,000। ठीक है जी, मेरे आगे आगे चलना है, मेरे पीछे पीछे नहीं। वीडियो को रोकिए और थोड़ा थोड़ा आगे चलिए, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। हाँ, जो बच्चे बात मानेंगे वो सर्टेनली उनमें चैप्टर को लेके कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ठीक है सर, अगली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हो गया 2,40,000 और ये हो गया 2,00,000 रुपीज और ये हो गया 40,000 रुपीज। सर ये दोनों बातें क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई थी, वेरी वेरी गुड। अब हमें यह चेक करना है कि हमारे पास जो रिडेम्पशन है वो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू कितने हैं। अगर वो प्रोसीड्स कम हैं तो फिर हमें कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर देना होगा। चेक करें सर, चेक करते हैं, बताइए जी। बेटे आपके पास प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम होनी है 10,00,000 रुपीस की, और आपने फ्रेश इशू में अभी देखा कि प्रोसीड सिर्फ 2,00,000 रुपए का था, है ना। भले अमाउंट 240 मिला था लेकिन प्रीमियम को तो हम अलग करते हैं ना, हमारे पास 2,00,000 के ही प्रोसीड्स हैं, तो इसका मतलब 8,00,000 रुपीस का हमारे पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास सरप्लस में कुछ अमाउंट कम हो चुका है, 40,000 का लॉस हो चुका है हमारे पास, तो यानी सरप्लस में अब हमारे पास 5,00,000 रुपीस नहीं है, हमारे पास यहां बचे हुए हैं 4,60,000। ठीक है सर। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को अगर वर्किंग नोट बनाना है तो वर्किंग नोट बना ले, और अगर वैसे ही समझ में आता है तो वैसे ही बना ले। नंबर 4, ये बात तो कंफर्म्ड है कि मेरे पास प्रोसीड्स 2,00,000 रुपए के ही आए हैं और रिडेम्पशन 10,00,000 रुपए की है, तो 8,00,000 का सीआरआर में ट्रांसफर होगा। बताइए जी, सबसे पहले क्या लिखा है? जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट्स के नाम पर मेरे पास जनरल रिजर्व भी है और मेरे पास सरप्लस या पी एंड एल भी है, और ये मुझे ट्रांसफर करना है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, आइए जी मैं अगले पेज पे इसका वर्किंग नोट बना देता हूं आपके लिए। वर्किंग नोट नंबर 1, और इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ
कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल टू बी रिडीम्ड 10 लाख रुपए। आपने 10 लाख की कैपिटल रिडीम करनी है और आपने फ्रेश इशू किया है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 2 लाख रुपए का, तो आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर देना होगा 8 लाख का। अब हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक तो जनरल रिजर्व है और एक सरप्लस है। जनरल रिजर्व में 4 लाख है और सरप्लस में 5 लाख से कम होके 460 है। सर इसका ऑर्डर क्या लिया जाए? कुछ भी ऑर्डर ले सकते हैं, पहले जनरल रिजर्व ले सकते हैं, बाद में सरप्लस ले सकते हैं। मैंने यही फॉलो किया है। 8 लाख में से पहले 4 लाख का ट्रांसफर जनरल रिजर्व से लिया और बाकी 4 लाख का ट्रांसफर सरप्लस से लिया है। हां, आप चाहें तो इसका उल्टा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब पहले सरप्लस 460 ट्रांसफर कर दीजिए और फिर जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दीजिए। यानी इसके ऑर्डर को कोई खास टेंशन में लेने वाली बात नहीं है। मैंने जो फॉलो किया वो भी कर सकते हैं और मेरे ख्याल बुक ने शायद इसका उल्टा ही फॉलो किया होगा। बुक ने इसका उल्टा फॉलो किया होगा, पक्की बात है। हाँ जी, उल्टा फॉलो किया है। चलिए, आप जैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सर हम तो आप ही की बात फॉलो करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये पहचान होती है अच्छे अच्छे बच्चों की। सबसे पहले तो यहां लिखते हैं सीआरआर कितना चाहिए, फिर लिखते हैं जनरल रिजर्व कितना है और फिर बैलेंसिंग अमाउंट सरप्लस से हमने ट्रांसफर कर दिया। लीजिए बेटे, ये हमने एंट्री पास कर दी। अब क्वेश्चन के अंदर एक बात लिखी हुई थी, मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। उस बात से बच्चे टेंशन में ना आ जाएं, इसीलिए समझा रहा हूं कि यहां लिखा था द डायरेक्टर्स विश दैट ओनली मिनिमम रिडक्शन बी मेड इन रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब है डिविजिबल प्रॉफिट्स या फ्री रिजर्व। समझ में आ? रेवेन्यू रिजर्व का मतलब है डिविजिबल प्रॉफिट्स और इसे हम फ्री रिजर्व भी बोलते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि मिनिमम रिडक्शन करना मतलब लॉ को फॉलो करने में जो मिनिमम ट्रांसफर करना हो वही करना। मैंने कहा देखो ये बात लिखने की जरूरत भी नहीं थी। बताइए, हमारा लॉ कहता है कि फ्रेश इशू माइनस करने के बाद 8 लाख रुपीस का आपको ट्रांसफर करना है, यही मिनिमम है। बताइए, यही तो मिनिमम है। अगर मैं इससे कम ट्रांसफर करूंगा तो लॉ कहेगा कि आपने मेरा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और लॉ को तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। तो ये मिनिमम ही तो है और वही हम ट्रांसफर करते हैं। यानी उस लाइन का हमारे क्वेश्चन पर कोई खास रेलिवेंस नहीं है। हां जी, ठीक है सर। अगली एंट्री बताएं। सर ऐसा करते हैं, नेक्स्ट एंट्री पास कर देते हैं। जो रिडेम्पशन हमने ड्यू करनी है उसकी एंट्री पास कर देते हैं। चलिए, रिडेम्पशन ड्यू की एंट्री पास कर देते हैं। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। और ये हमारे पास हैं 10 लाख रुपीस के और ये हमारे पास हैं 50,000 के और ये टोटल अमाउंट हमने पे करना है 10,50,000। ठीक है सर। एंट्री नंबर 6। अब बेटे, मैंने आपको बताया था कि पेमेंट की एंट्री डालने से पहले इस प्रीमियम को जरूर राइट ऑफ कर लेना। तो सर हमें कितना प्रीमियम राइट ऑफ करना है? 50,000। आइए देखते हैं कहां से राइट ऑफ होगा। बेटे, क्वेश्चन के अंदर पहले से ही सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, 2 लाख रुपए का बैलेंस। तो राइट ऑफ तो सारा का सारा यहीं से हो जाएगा। मुझे किसी और सोर्स को यूटिलाइज करने की जरूरत इस क्वेश्चन में पड़ेगी नहीं।
ठीक है ना। आइए जी, बताइए इस प्रीमियम को कहां से राइट ऑफ करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो सभी बच्चे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सबसे पहले मुझे यह देखना होता है कि मुझे कितना प्रीमियम राइट ऑफ करना है। तो सर प्रीमियम राइट ऑफ करना है 50,000। अब बताइए आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस है? 2 लाख रुपए का बैलेंस बैलेंस शीट में आ रहा था और ये 40,000 का प्रीमियम आपके पास और आया है, तो आपके पास 240 का बैलेंस है। अब वो 240 का यहां थोड़ी ना लिखूंगा, मुझे जितना चाहिए उतना ही लिखूंगा। तो इसलिए पहले ये अमाउंट डालते हैं, फिर ये वाला अमाउंट डालते हैं। लास्ट क्लास में तो मैं आपको कितने क्वेश्चन करवा चुका हूं कि अगर ये कम होता तो फिर मैं अगले सोर्स पर चला जाता। अगर ये ज्यादा है तो ये थोड़ी ना कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम का 240 यहां लिख दूंगा। जितना आपको ट्रांसफर करना है वो देखो, वो 50 है और सिक्योरिटी प्रीमियम को उतना ही डेबिट करना है। ठीक है सर। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 7, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,50,000, 10,50,000। अच्छा जी, हमने जर्नल एंट्रीज तो पास कर ही दी। अब क्वेश्चन हमारे से क्या कह रहा था? तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था एक तो जर्नल एंट्रीज दे दो और दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि बैलेंस शीट भी बना करके दिखा दीजिए। अब क्या है ना, हमारे पास बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट आ गया है। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ पहले तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझेंगे। बैलेंस शीट, इसे पहले बोलते थे शेड्यूल 6 और अब इसको बोलते हैं शेड्यूल 3। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बेटे धीरे धीरे ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके माइंड में हमने सेट करवाना है। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पर्टिकुलर के कॉलम में लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये होता है शेड्यूल नंबर और ये होता है अमाउंट। इसमें सबसे पहले लिखा जाता है शेयर होल्डर्स फंड्स। और शेयर होल्डर्स फंड के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है शेयर कैपिटल और दूसरा पार्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस। स्पेस कम है इसीलिए मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा, आप प्रॉपरली लिखना। उसके बाद हम लोग लिखते हैं करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। और फिर हम लिखते हैं करंट लाइबिलिटीज। ये हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाती है। फिर हम लिखते हैं एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास सबसे मेन नॉन करंट एसेट का नाम होता है फिक्स्ड एसेट, जिसमें हम लोग दिखाते हैं टेंजिबल कितना, इनटेंजिबल कितना। तो हमारे क्वेश्चन में तो टेंजिबल ही था। और उसके बाद में करंट एसेट्स, यानी एसेट साइड में दो मेन हेडिंग होती हैं और लाइबिलिटी साइड में कहें तो 3 मेन हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। और इन सब की डिटेल बनाने के लिए हम लोग शेड्यूल बनाते हैं और शेड्यूल का नंबर यहां पर डाल देते हैं। आइए जी,
शेयर कैपिटल, अब मैं आपको समझाता हूं, यहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको समझाएंगे कि हमारे पास पहले 10 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल थी, 18 लाख की इक्विटी कैपिटल थी, ठीक है, ये हमारे पास थी। इसमें से 10 लाख की कैपिटल हमने रिडीम कर दी है और 2 लाख रुपए की कैपिटल हमने इशू की है। तो जानते हो हमारे पास जो नई बैलेंस शीट बनेगी, उस नई बैलेंस शीट में कितनी कैपिटल आएगी? 20 लैक्स। तो शेयर कैपिटल में लिखें 20 लैक्स। आइए जी, रिजर्व एंड सरप्लस आपको समझाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस कैसे कैसे बनेगा। तो लिखिए शेड्यूल नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप चेक कीजिए सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख। इसमें हमारे पास नया प्रीमियम आया था 40,000 और हमने इस प्रीमियम को यूटिलाइज किया था रिडेम्पशन का प्रीमियम पे करने में, उसको राइट ऑफ किया था। तो ये वाला बैलेंस आएगा 1,90,000। दूसरा रिजर्व था हमारे पास जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारे पास 4 लाख रुपीस का था और हमने इसे 4 लाख रुपीस को ट्रांसफर कर दिया है, तो ये हो गया 0। नंबर 3 हमारे पास सरप्लस था। ये सरप्लस था हमारे पास 5 लाख का। इसमें से 40,000 रुपीस का लॉस हुआ था और बाकी 4 लाख रुपए का ट्रांसफर दिया था सीआरआर में। तो ये हमारे पास बच गया होगा अभी भी 60,000। और फिर उसके बाद हमारे पास एक नया रिजर्व आया था कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो कि हमारे पास बना था 8 लाख रुपीस का। तो यानी कि हमारे पास टोटल आएगा 190 प्लस 60 250 और 8 लाख, ये टोटल आ गया 10,50,000। तो ये रिजर्व का बैलेंस लिखेंगे शेड्यूल नंबर 1 10,50,000। नॉन करंट लायबिलिटी के नाम पर हमें बैलेंस शीट में कुछ दिया नहीं था, करंट लायबिलिटी दी हुई थी 6 लाख। तो ये टोटल हो गया 36,50,000। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास बैलेंस शीट में बहुत सारे हैं, तो इसका एक शेड्यूल बना लेते हैं। शेड्यूल नंबर 2 फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। अच्छा जी, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो गिवन है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास थी 20 लैक्स। लैंड एंड बिल्डिंग 20 लैक्स। उसके बाद प्लांट 5 लाख। उसके बाद फर्नीचर 1 लाख। मोटर वैन, मोटर वैन हमारे पास है 40,000 और इन सब में कोई चेंज हुआ नहीं है, तो 26 लाख 40,000। नंबर 3, अच्छा नंबर 3 बनाने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, तो आइए जी हम सीधा चलते हैं अपने पास बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट के अंदर हम ये डाल देते हैं 26,40,000। ठीक है। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक। स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्री। उसके बाद दिया हुआ है डेटर। डेटर को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। और उसके बाद दिया हुआ है बैंक बैलेंस। तो बेटे इन्वेंट्री तो हमारे पास थी 6,60,000।
ट्रेड डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, 2,40,000। बैंक बैलेंस हमें ढूंढना होगा। आइए जी, कैलकुलेशन ऑफ बैंक बैलेंस, कैलकुलेशन ऑफ बैंक बैलेंस। अब ऐसे ही लिख लेते हैं, हमारे पास ओपनिंग बैंक बैलेंस था 3,60,000, इन्वेस्टमेंट सेल करने से मिला था 5,60,000, शेयर इशू करने से मिला था 2,40,000, और रिडेम्पशन करने से हमारा माइनस हुआ था 10,50,000। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया? 1,10,000। तो ये हमारे पास बैलेंस बचेगा 1,10,000। अब स्पेस बहुत कम हो गया है, टोटल करके देख लेते हैं। जमा 240 प्लस 660, 2,40,000 प्लस 6,60,000 प्लस 26,40,000, 36,50,000। ठीक है जी, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर ली है। और इलस्ट्रेशन नंबर 6 की हेडिंग थी व्हेन अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू इज गिवन इन द क्वेश्चन। यानी पहले तो वो सीधे सीधे सवाल जिसमें हमें फ्रेश इशू गिवन होता है, और एग्जामिनर इतना ज्यादा खुले दिल का नहीं होता कि वो आपको फ्रेश इशू का अमाउंट बता दे। फिर सर वो क्या करता है? वो कहता है जी मैं आपको फ्रेश इशू बताऊंगा नहीं, आप फ्रेश इशू अपने आप ढूंढेंगे। तो आइए हेडिंग नंबर 2 डाल लेते हैं। चलिए जी, हेडिंग नंबर 2, व्हेन अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू इज नॉट गिवन। अगर फ्रेश इशू क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हमें क्या करना होगा? ठीक है, यानी हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है वो तभी स्टार्ट होती है जब हमें क्वेश्चन के अंदर फ्रेश इशू गिवन ना हो। ठीक है, आइए जी, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है बेटे, पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम फेस वैल्यू में से प्रोसीड्स माइनस करते थे तो सीआरआर निकलता था। अब अगर फ्रेश इशू आपने फाइंड करना है तो सबसे पहले आप लिखोगे फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, जो आप रिडेम्पशन करने वाले हैं उसकी कैपिटल कितनी है। अब पहले आप यहां से प्रोसीड माइनस करते थे तो डिविजिबल प्रॉफिट निकलता था। अब मैं पहले डिविजिबल प्रॉफिट यहां माइनस कर दूंगा। आपके पास कितने डिविजिबल प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं जो सीआरआर में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, पहले आप वो माइनस कर दीजिए। इसको बोलते हैं प्रोसीड्स। प्रोसीड्स मतलब फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि सर नंबर ऑफ शेयर्स पता लग जाए तो फिर इसे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड विद द फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स। इसे आप फेस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड। ये लीजिए बेटे, ये आपके पास इस तरीके से काम करना है। इसका मतलब जब आपको फ्रेश इशू दिया हो तो आप फ्रेश इशू माइनस करके सीआरआर निकालते हैं। पिछले क्वेश्चन में समझाया था वो होता है मिनिमम।
अब हम लोग क्या करते हैं, पहले मैक्सिमम अमाउंट यूज कर लेते हैं सीआरआर बनाने में, और उसके बाद जो हमारे पास कम बचता है उसके हम फ्रेश इशू निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए सर, ये काम आप छोटा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। आप ही की बुक में पेज नंबर 4.16 पे एक इलस्ट्रेशन दी गई है। इसमें लिखा है कि एक कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है 1 लाख और जनरल रिजर्व है 150 और प्रेफरेंस कैपिटल है 5 लाख, और कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाहती है एट प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो प्रेफरेंस कैपिटल 5 लाख, तो उसका प्रीमियम 50,000, प्रीमियम राइट ऑफ हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो खैर प्रीमियम की बात को आप भूल जाइए। अब देखिए, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल है 5 लाख, जनरल रिजर्व है 150, तो भाई पहले जनरल रिजर्व माइनस कर दो, इसका मतलब सीआरआर तो 150 ही बन पाएगा। तो बाकी का क्या करेंगे, तो बाकी का आपको प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इश्यू चाहिए 3,50,000। बस जब प्रोसीड दिया होता था तो पहले प्रोसीड माइनस करता था, फिर डिविजिबल प्रॉफिट निकालता था। अब उल्टा, फ्रेश इश्यू नहीं दिया तो पहले डिविजिबल प्रॉफिट्स माइनस कर लेना और उससे आपको फ्रेश इश्यू मिल जाएगा। ठीक है सर, अब आप हमें बताइए सर कि आप हमें कौन सा क्वेश्चन करवाएंगे। बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 6 और इलस्ट्रेशन नंबर 7 हम लोग कर चुके हैं, तो फिर मेरे पास बच जाती है इलस्ट्रेशन नंबर 8। मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं अब इलस्ट्रेशन नंबर 8। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में हमारे पास प्रेफरेंस कैपिटल है 5 लाख और हमारे पास कैपिटल रिजर्व भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, जनरल रिजर्व 2 लाख का है और सरप्लस 1 लाख का है। तो मैंने पूछा, बताओ बच्चों मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने हैं। 2 लाख के जनरल रिजर्व, 1 लाख का सरप्लस, तो टोटल हो गया 3 लाख। ठीक है सर, आगे पढ़ लेते हैं। पढ़ना शुरू कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं एट 10% ऑफ प्रीमियम और फ्रेश इशू वाज मेड टू द एक्सटेंट इट इज रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। यानी कि ये आपको दिया नहीं गया फ्रेश इशू कितना है। ठीक है, फिर लिखा है शॉर्टफॉल इन कैश रिसोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन आफ्टर यूटिलाइजिंग प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू वाज मेट बाय रेजिंग बैंक लोन। यानी हमें बैंक लोन लेने को भी कहा गया है, और कैश बैलेंस ऑफ 50,000 बीइंग मिनिमम अमाउंट कंपनी रिक्वायर्स फॉर ट्रेडिंग ऑपरेशन। Draft journal entries in the books of the company to record above transactions and prepare balance sheet in the prescribed form after redemption। तो अब हमें फ्रेश इशू का अमाउंट ढूंढना है। आइए जी, सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 जे.आर. मोंगा, पेज नंबर 4.22। आप चाहें तो मेरे से आगे चल सकते हैं, ठीक है, और अगर आप चाहें कि सर हम तो घबराते हैं, हम पीछे पीछे चलेंगे, तो आप पीछे पीछे चल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। पहले मैंने तब तक जर्नल का फॉर्मेट खींच लिया। अगर मैं जर्नल नहीं बनाऊंगा तो मुझे पता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे तो वैसे ही नहीं बनाएंगे। मैं समझाता हूं कि मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि बेटे वीडियो बैंडविड्थ बहुत लेते हैं ना, स्पेस बहुत लेते हैं। लेकिन हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का क्या कहना। नंबर 1, सबसे पहले तो बेटे फ्रेश इशू की एंट्री पास करेंगे।
मुझे फ्रेश इशू का अमाउंट नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि फ्रेश इशू पार पर होना है या प्रीमियम पर होना है। सर फ्रेश इशू तो पार पर होना है, तो आइए जी पहली एंट्री पास कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट नहीं पता, छोड़ देते हैं। चलिए अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कहा होता कि फ्रेश इशू प्रीमियम पर है, तो बेटे फिर मैं इसे प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख देता। चलिए जी एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 कह रही है कि आपको सीआरआर बनाना है, तो सीआरआर बनाएंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस या P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। नंबर 3। नंबर 4, क्वेश्चन में कहा गया कि आपको बैंक लोन लेना पड़ सकता है, तो भाई जानते हो बैंक लोन की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हमारे कई बच्चे तो हो सकता है इसी बात में उलझे रहते हो कि पता नहीं एंट्री कैसे बनती है। सर इतना मजाक मत उड़ाओ, है ना, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। वेरी वेरी गुड। चलिए ये हमने एंट्री पास कर दी। उसके बाद सर हमने रिडेम्पशन के लिए प्रीमियम को राइट ऑफ करना होता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सर ये एंट्री आपने पहले डाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद रिडेम्पशन की एंट्री डालेंगे। रिडेम्पशन की एंट्री है मेरे पास 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये अमाउंट तो हम एटलीस्ट डाल सकते हैं कि हमारे पास 5 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल है, 50,000 का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उसके बाद पेमेंट की एंट्री डलेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,50,000 और 5,50,000। चलिए जी अब एक एक करके अमाउंट डालना शुरू करते हैं। मुझे बताइए कि आपके पास बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था, 1 लाख। आपको राइट ऑफ कितना करना है, 50, तो क्यों ना इसे लगे हाथों राइट ऑफ कर दें। पहले सबसे पहले यही चेक करते हैं कितना राइट ऑफ करना है। अगर जितना राइट ऑफ करना है उतना बैलेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम में मिल जाए तो फिर बात ही खत्म, किसी अगले सोर्स को ढूंढना नहीं पड़ता। ठीक है, आइए जी प्रीमियम की कहानी खत्म हो चुकी है। अब आइए ये ऊपर वाली कैलकुलेशन मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे। बताओ कितनी प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम करनी है, 5 लाख। कितने डिविजिबल प्रॉफिट्स आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल हैं, 2 लाख का जनरल रिजर्व और 1 लाख का सरप्लस। तो ये मेरे पास दोनों मिला के मैक्सिमम कितना यूज कर सकता हूं, 3 लाख, सारा का सारा यूज कर लूंगा। ये कितना हो गया, 2 लाख। यानी मुझे प्रोसीड्स चाहिए 2 लाख रुपीस के, और ये प्रोसीड्स जो होते हैं ये फेस वैल्यू होती है। ठीक है सर। अब क्वेश्चन के अंदर
बैलेंस शीट को अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स हमारे पास एक शेयर 100 रुपीस का है, तो अगर आप इसे 100 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 2000। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको अमाउंट से कंफर्टेबल लगता है तो यहीं पर ही आंसर आ गया, और अगर आपको नंबर ऑफ शेयर से कंफर्टेबल लगता है तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। आइए जी अब डालना शुरू करते हैं। मेरे पास 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये फ्रेश इशू है, तो ये कितना हो गया 2 लाख। ये 2 लाख सारा का सारा आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद में जनरल रिजर्व हमारे पास 2 लाख रुपए के और सरप्लस हमारे पास 1 लाख रुपए का, ये दोनों मिला के 3 लाख का हमने बना दिया सीआरआर। आप देखिए रिडेम्पशन या तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू या फिर सीआरआर। मैं समझता हूं अब तक ये वाली बात बच्चों को समझ में आ गई है। अब मुझे बैंक लोन ढूंढना है और क्वेश्चन में कहा गया है कि 50,000 का कैश का बैलेंस मिनिमम चाहिए। आइए जी यहां लिखें वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 1 तो ऊपर वाला हो गया, फ्रेश इशू ढूंढना था, अब हो गया बैंक लोन। पहले तो बताओ आपको अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है। रिडेम्पशन के लिए मुझे चाहिए 5,50,000 और 50,000 मेरे पास मिनिमम ट्रेडिंग ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब मुझे 6 लाख रुपए का मिनिमम बैलेंस चाहिए, और मेरे पास अवेलेबल कितना है, ठीक है। बैलेंस शीट में अवेलेबल कैश का ओपनिंग बैलेंस है 50,000, ये ओपनिंग बैलेंस है, प्लस फ्रेश इशू से मुझे मिला 2 लाख रुपीस, और उसके साथ साथ क्या मैंने कोई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की है, नहीं, कुछ और है नहीं, तो यहां से माइनस कर दीजिए 2,50,000, ठीक है। तो 6 लाख में से 250 उपलब्ध है। अब कितना आपको रिक्वायर्ड है लोन, तो ये आंसर हो गया 3,50,000। तो इसका मतलब 350 का लोन चाहिए, तो यहां लिखेंगे 350 और यहां लिखेंगे 350। आइए जी बैलेंस शीट बना देते हैं। मुझे लगा बच्चे कहेंगे छोड़ो सर बैलेंस शीट तो हम खुद ही बना लेंगे, मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अब बना देते हैं आप लोगों के लिए बैलेंस शीट। एक कॉलम अमाउंट के लिए और एक कॉलम शेड्यूल नंबर के लिए और बाकी पर्टिकुलर्स के लिए। जिन बच्चों को बैलेंस शीट ट्राई करनी है वीडियो को रोकेंगे और बैलेंस शीट को बनाना शुरू कर देंगे, और जिन्हें कॉपी करना है वो कॉपी कैट बच्चे हमारे पीछे पीछे चलेंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, बच्चे बता रहे हैं सर आपने तो बस हमारे को ना भावुक कर दिया। लिखो सबसे पहले लिखो शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा बेटे शेयर होल्डर्स फंड्स, इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट कहलाता है शेयर कैपिटल और दूसरा पार्ट कहलाता है रिजर्व एंड सरप्लस। सर आपके पास 10 लाख की कैपिटल पहले थी इक्विटी और 5 लाख की थी प्रेफरेंस कैपिटल जो कि वापस हो गई, तो पुरानी कैपिटल में से 10 लाख की कैपिटल बची और 2 लाख का फ्रेश इशू, तो ये हो गया 12 लाख। अब अगर मैं छोटी छोटी बातों पर इसके शेड्यूल नंबर बनाने बैठ जाऊंगा तो क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाऊंगा, पता चलेगा एग्जाम का टाइम ओवर, ठीक है। तो समय बचाने का तरीका यही होता है कि सीधा सीधा यहां लिख दो कि सर 10 लाख की एक कैपिटल बची और 2 लाख की नई कैपिटल आई, खत्म। सॉरी,
रिजर्व एंड सरप्लस में सर एक तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम बचा हुआ है, 1 लाख का था, 50,000 का राइट ऑफ हुआ है, तो 50,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम बचा हुआ है। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व भी हमारे पास 1 लाख का एज इट इज बचा हुआ है। जनरल रिजर्व और सरप्लस ये दोनों मिलके कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में चले गए हैं, 3 लाख। उसके बाद आती है सर नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में दी नहीं है। फिर आएंगी सर हमारे पास करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज थी हमारे पास 10 लाख। ओहो सर, नॉन करंट लाइबिलिटी में एक नई आइटम आएगी, बैंक लोन। अच्छा भाई अच्छा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। अब काटा पीटी ना हो जाए तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, 350। ठीक है जी, ये हमारे पास लाइबिलिटी साइड यहां कंप्लीट हो जाती है। अब आइए एसेट साइड में चलते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले हेडिंग आती है नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट में सबसे पहला नॉन करंट एसेट है फिक्स्ड एसेट, जिसमें हम लिखते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट हमें सीधे के सीधे दिए हुए हैं 24 लाख, इसमें कोई अंतर तो है नहीं, 24 लाख का 24 लाख। उसके बाद आएगा हमारे पास करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन्वेंट्रीज, स्टॉक, 5 लाख। इन्वेंट्रीज के बाद लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब डेटर्स। अब रिडेम्पशन में भला डेटर्स में क्या चेंज आना है, 50,000। और उसके बाद हम लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये हमारे पास 50,000 है। इसके बाद इसका टोटल कर देना है। सब कुछ ठीक किया होगा तो बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। तो 24 लाख और 5 29 और 1 लाख 30 लाख। यहां टोटल करते हैं हम अपने पास 12 लाख, 1250, 1350, 13 और 3 1650, 17 17 और 3 20 और 10 30 लाख। लो बेटे, ये बैलेंस शीट मेरी वर्बली मैच हो गई। आपको दिक्कत हो तो आप कैलकुलेटर पे टोटल लगा लेना। और शेड्यूल को बनाने से मैं बचता रहा ताकि मेरा क्वेश्चन जो है ना टाइम से कंप्लीट हो जाए। मतलब हमने आपको यह भी सिखाना है कि एग्जामिनेशन में टाइम से कैसे काम किया जाता है। बुक के पीछे मत भागना, बुक के पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती, इसलिए वो दिन भर बैठ के, पूरा साल बैठ के अपनी किताब को टाइप करते रहते हैं। और फिर उनके पीछे मत भागना कि उन्होंने क्या शेड्यूल बनाया और क्या शेड्यूल नहीं बनाया। सर एक क्वेश्चन और करा दो। मैंने कहा अच्छा बेटे अभी तो समय है, हम और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई छोटा सा ही क्वेश्चन देखना होगा। मिल गया जी, क्या बात है, इलस्ट्रेशन नंबर 19। मतलब इतने सरल सरल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या कहा जाए आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 19। हाँ जी, आप चाहें तो मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर वीडियो रोक के ट्राई कर लेना, बन जाएगा, पक्की बात है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है, इक्विटी कैपिटल थी 450, प्रेफरेंस कैपिटल थी 130, डिविजिबल प्रॉफिट थे 96,000 और ये करंट लायबिलिटीज थी।
The preference shares were due for redemption at a premium of 7.5%. In order to facilitate redemption of preference share, company decided to sell investments for 32,000. 37 की इन्वेस्टमेंट 32 में सेल हुई. ओके. To finance part of redemption from company funds subject to leaving balance of 24,000 in P&L account. क्वेश्चन कह रहा है कि भाई P&L को पूरा मत खत्म कर देना, 24,000 रुपए छोड़ने हैं. ठीक है. To issue sufficient number of equity shares of 50 each at premium of 13 per share to raise the balance of funds required. ठीक है सर. और उसके बाद कह रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज बनाइए और बैलेंस शीट बना करके दिखाइए. चलिए हम आपको जर्नल एंट्रीज तक सारा काम कर देते हैं, बैलेंस शीट आप पर छोड़ देंगे. सर क्वेश्चन आप करेंगे या हम करें? जैसे तुम्हारी मर्जी बेटे. मैंने तो हेडिंग डालनी शुरू कर दी, इलस्ट्रेशन नंबर 19 जे.आर. मोंगा, और मेरी बुक में आ रहा है पेज नंबर 4.56. बहुत ही छोटा सा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है. बस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात कही गई है कि आपको P&L सारा खत्म नहीं करना, 24,000 का बैलेंस छोड़ के चलना है. अब देखते हैं इतनी सी बात में मेरे बच्चे घबराते हैं कि नहीं घबराते. सर क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है? एक तो क्वेश्चन में क्या है कि फ्रेश इशू करना है. अमाउंट बाद में ढूंढ लेंगे, छोड़ो. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. दूसरा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. लीजिए, ये मेरी पहली फ्रेश इशू की एंट्री डलेगी. अच्छा सर ऐसा है, इन्वेस्टमेंट सेल करने की बात कही गई थी, वो भी डाल लो. मैंने कर लो. बैंक अकाउंट डेबिट 32,000 और लॉस हुआ था हमारे पास 5,000 का ना, तो P&L अकाउंट डेबिट 5,000 और टू इन्वेस्टमेंट्स 37,000. नरेशन डाल देना, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड. एग्जाम में नरेशन जरूर डालनी होती हैं. नंबर 4, सर P&L को ट्रांसफर करना था CRR में, तो हमारी अगली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और कोई डिविजिबल प्रॉफिट है नहीं, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. ठीक है सर. नंबर 5, अच्छा जी, हमने ना तो कोई लोन लेने के लिए हमें कहा गया है, ना कोई और बात की गई है, तो रिडेम्पशन की एंट्रीज भी डाल लेते हैं. रिडेम्पशन की एंट्री में हमारे पास डलेगी 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. ये हमारे पास अमाउंट हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का 1,30,000, तो ये था, और 7.5% इसका प्रीमियम था 9,750, 139,750. सर एक बार प्रीमियम को जरूर राइट ऑफ कर लीजिए. मैंने कहा ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास आएगा, बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन यहां आ गया ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन.
और फिर उसके बाद हम लास्ट एंट्री पेमेंट की डाल देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये अमाउंट भी हमें पता है कितना हमें डालना है, 139,750। हालांकि नीचे हमारे पास स्पेस बच जाता है बैलेंस शीट के लिए, लेकिन बैलेंस शीट हम आपको होमवर्क में देने वाले हैं, तो बस काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फ्रेश इशू। सर हम निकालेंगे, मैंने कहा रुको रुको, जितनी देर में तुम बात करोगे उतनी देर में मैं निकाल भी दूंगा। तो सबसे पहले तो लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम्ड। कितनी फेस वैल्यू है, 1,30,000। जब फ्रेश इशू नहीं दिया हो तो सबसे पहले क्या माइनस करते हो, डिविजिबल प्रॉफिट्स। कितने डिविजिबल प्रॉफिट्स अवेलेबल हो पाएंगे सीआरआर के लिए। आइए जी, ओपनिंग बैलेंस बताओ। सर हमारे पास 96,000 का ओपनिंग बैलेंस था। क्वेश्चन में पहले प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट करना है, तो भाई हमारे पास लॉस हुआ था, हो गया 91,000। 91 में से वो कह रहा है कि 24,000 का बैलेंस हमें चाहिए, तो इसका मतलब 96,000 में से पहले 5,000 माइनस करो और फिर 24,000 माइनस करो, यानी आप 67,000 रुपीज यूज कर सकते हैं। तो 130 माइनस 67 में ट्रांसफर कर पाऊंगा, तो मेरे पास प्रोसीड्स चाहिए 63,000। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए इसे डिवाइड करोगे विद फेस वैल्यू, और क्वेश्चन के अंदर फेस वैल्यू 50 रुपए की है, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 1260। अब लीजिए, क्वेश्चन सारा का सारा सीधा हो गया और क्वेश्चन सारा का सारा सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए जी ऊपर से अमाउंट डालना शुरू करें। हमने 1260 शेयर इशू करने हैं और एक शेयर 63 रुपीस का होगा, 50 रुपए की फेस वैल्यू और 13 रुपए का प्रीमियम। ये अमाउंट आता है 79,380। इसमें से कैपिटल का अमाउंट तो हो जाएगा ये वाला 63,000। प्रोसीड्स का मतलब फेस वैल्यू होता है, सॉल्व कर लो तो ये 63,000 ही आएगा, और प्रीमियम आएगा 1260 इंटू 13 रुपए, यह आ गया 16,380। ठीक है जी, उसके बाद ये एंट्री कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। P&L टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये लीजिए, हमने कितना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालना है, 67,000। सर ये भी डल गया। अच्छा, उसके बाद प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, तो ये था 9,750, और हमारे को यहां पर पहले अमाउंट यहां डालना होता है, और ये देखिए हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में ज्यादा बैलेंस है, तो ये हो गया 9,750। लीजिए बेटे, ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। और सर क्या आप हमें कोई होमवर्क देने वाले हैं? नहीं बेटे, अभी मैं आपको कोई होमवर्क नहीं देना चाहता। ठीक है, सिवाय इसके कि जो क्वेश्चन किए आप उन्हीं को पढ़ लेना। हाँ चलिए ठीक है, आज इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।